अब एक खबर ऐसी है जो आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली में एक पढ़े लिखे बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 23 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जिस शख्स के साथ ये हैरान करने वाली ठगी का केस हुआ वो खुद एक बैंकर रह चुके हैं। बैंकों के नियम कानून को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद भी वो ठगों के झांसे में आ गए, डर गए और 23 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। 23 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक साइबर क्राइम करने वालों ने नरेश मल्होत्रा नाम के शख्स से 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए। 78 साल के नरेश मल्होत्रा कई बैंकों में काम कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैटर्स और मनी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो साइबर ठगों के चक्कर में फंस गए और 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच उन्होंने ठगों के कहने पर 22 करोड़ 92 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। दरअसल इस ठगी की शुरुआत हुई 1 अगस्त से। दिल्ली के पॉश इलाके गुलमोहर पार्क में रहने वाले नरेश मल्होत्रा के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एयरटेल के हेडक्वार्टर का कर्मचारी बताया और नरेश मल्होत्रा से कहा उनके आधार नंबर के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद और पहलगाम हमले में हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी हो गया है। अब आप सोचेंगे कि घोटाले की जानकारी एयरटेल का कर्मचारी क्यों देगा? ये सवाल नरेश मल्होत्रा के दिमाग में क्यों नहीं आया? नरेश मल्होत्रा का कहना है उनके दिमाग में भी यह सवाल आया था, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने फोन कॉल के साथ ही उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट भेजे। अंकित तिवारी नाम के किसी ईडी अफसर का आई कार्ड भेजा। इसके अलावा ईडी, सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक के लेटरहेड से उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल होने की बात कही। लेटरहेड और आई कार्ड देखने में असली जैसे लग रहे थे, इसलिए नरेश मल्होत्रा घबरा गए। 1 अगस्त को एयरटेल से हेडक्वार्टर से लाइन पे फ़ोन आता है कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उसके तहत मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और आपके आधार से कुछ बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं, जो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक साउथ से 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके तहत मेरे आधार के बेस पे इन्होंने नए अकाउंट खोले और वो पैसा टेरर फंडिंग और पुलवामा केस में इस्तेमाल किया गया है। 1 अगस्त को आपको एक कॉल आया? हाँ जी। फिर आगे क्या करा उन लोगों ने? फिर उन्होंने मेरे से मोबाइल पे सारी मेरी फैमिली इन्फॉर्मेशन ली, मेरे एसेट की इन्फॉर्मेशन ली और मुझे बोला कि अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये एनआईए कोर्ट का है ऑर्डर और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो आप यू आर अंडर अरेस्ट, ऑल योर एसेट्स आर सीज्ड। जो उन्होंने एनआई एक्ट मेरे ऊपर लगा दिया, मैं टोटली अंडर अरेस्ट हूँ, मैं गैग ऑर्डर हूँ, तो वो उससे मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था। मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। जैसे ही नरेश मल्होत्रा ने डर कर ठगों से कॉपरेट करने की बात की तो ठगों का काम बन गया। तुरंत इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के जरिए फर्जी कोर्ट सज गई। नरेश मल्होत्रा की इस कोर्ट में पेशी हो गई। नकली कोर्ट ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट का फरमान सुना दिया, ठगों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद नरेश मल्होत्रा ने अपनी प्रॉपर्टी और अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल इन साइबर क्राइम करने वालों को दे दी। क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के लेटरहेड भेज चुके थे, इसलिए नरेश मल्होत्रा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल बता दी और इसका फायदा उठाते हुए ठगों ने उनके शेयर्स तक बिकवा दिए। नरेश मल्होत्रा ठगों पर भरोसा करते गए और इसके लिए जब जब नरेश मल्होत्रा बड़ी रकम ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर करते तो साइबर ठगी करने वाले अपराधी वसूली की गई सारी रकम की लिस्ट बनाकर आरबीआई के नाम से सर्टिफिकेट भेजते रहे। मंडे को इन्होंने मुझे
करीब 11 बजे बोला कि आपकी हमने बेल अप्रूव करा ली है मुंबई हाई कोर्ट से, आपको अरेस्ट नहीं देंगे पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और आप किसी से भी बात नहीं करेंगे इस मामले में, ना बच्चों से ना किसी से। अगर किसी को भी बात होगी तो हम आपकी फैमिली को अरेस्ट ले लेंगे और सबको को एक्यूज़ बना देंगे। दोनों डॉटर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबको हम अरेस्ट में ले लेंगे। जी, उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन तो फिर इन्होंने बोला कि हम आपके सारे एसेट वेरीफाई करेंगे, रिज़र्व बैंक के थ्रू वेरिफिकेशन होगी और आप मेरे 14 लाख रुपए मेरे बैलेंस था वो इन्होंने ट्रांसफ़र करा के मेरे से, और मुझे बोला ये लीजिए आपको रिज़र्व बैंक की रिसीट भेज रहे हैं हम। पर वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और सर्टिफिकेट मुझे रिज़र्व बैंक का भेजा कि हमने 14 लाख रुपए आपसे रिसीव कर लिया है। फिर मैंने लगभग 14 करोड़ के स्टॉक बेचे, जो कि पैसा मेरे खाते में मंगलवार को आया, और मंगलवार से इन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की कि अलग अलग खातों में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ हर रोज़ किसी अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कराते रहते थे। तो वो उसके लिए वो पैन कार्ड भी देते थे, आरटीजीएस का डिटेल्स भी देते थे, अलग अलग बैंक होते थे जिसमें पैसा जाता था। तो हर रोज़ शाम को जितना पैसा ये लेते थे उतने का मेरे को आरबीआई का सर्टिफिकेट डिपॉजिट का दे देते थे। आप सोचिए ये ठग कितने चालाक हैं। एक पढ़े लिखे बैंक में काम कर चुके समझदार आदमी को डराकर उनकी सारी प्रॉपर्टी लूटी, 23 करोड़ रुपए की। अब पुलिस केस की जांच तो कर रही है। जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि साइबर ठगों को नरेश मल्होत्रा के परिवार की बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी एडवांस में थी। उन्हें पता था नरेश मल्होत्रा घर में अकेले रहते हैं, उन्हें पता था उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बाहर रहती हैं, उनके कितने ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दामाद क्या करते हैं, ये सब पता था। इसलिए नरेश मल्होत्रा आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए। नरेश मल्होत्रा को अपने साथ हुई ठगी का शक तब हुआ जब उनसे कोलकाता की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र करने को कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया। नरेश मल्होत्रा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पैसा जमा कराएंगे या रिजर्व बैंक में। इसके बाद उन्हें फ़ोन आने बंद हो गए। अब सवाल है इस तरह की धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए। साइबर मामलों के एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने इस पर एक अहम बात बताई। पवन दुग्गल ने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स ने आम लोगों के डर और पैनिक को हथियार बना लिया है। उन्हें पता है कि पुलिस और कोर्ट का नाम सुनते ही लोग बुरी तरह डर जाते हैं। उन्होंने असली और नकली ईमेल में फर्क कैसे किया जाता है यह भी समझाया। अधिकांश तौर पर लोग जब इस मनोस्थिति में होते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके हाथ में ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र है फोन को डिस्कनेक्ट कर देना। लेकिन अधिकांश लोगों के पास फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता नहीं और क्या मैं मिस कर जाऊंगा। तो इस फोमो की वजह से लोग लगातार इस साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट के दलदल में धंसते चले जाते हैं। द मोमेंट आपको पता लगे कि साहब ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, फोन बंद करिए। भाई अगर कल कुछ पुलिस ने आना होगा, घर आ जाएगी, दफ्तर आ जाएगी, जो कार्रवाई होगी एज पर लॉ हो जाएगी। लेकिन डराने धमका के आपकी जेब से पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंटों में डलवाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आता। भाई आपके भी तो हार्ड अर्न मनी है। आज दौर जो है फ्रॉड, चीटिंग और ऑनलाइन डिसेप्शन का फ्रॉड है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसके माध्यम से आप झूठे केवाईसी या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को उत्पन्न करके जनरेट कर देते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई कागज आता है, आप कागज देख के या कागज के ऊपर लेटरहेड देख के या ठप्पे देख के अगर आप घबरा जाएं तो ऑलरेडी आपने अपना जो बैटल है, युद्ध है, वो आपने हार लिया है। अगर ईमेल आती है तो ईमेल को भी ध्यान से देखना है, वो क्या ईमेल ऑफिशियल है या उसका जो डोमेन नेम है उसके एंड में क्या है। अगर डोमेन नेम .nic.in पर है तब समझ आता है कि शायद ये जेन्युइन हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन नेम nic.tx आ जाए या nic.br आ जाए
तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देता है कि साहब ये फ्रॉडुलेंट डोमेन नेम है और इसलिए इस फ्रॉडुलेंट डोमेन पर रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, पुलिस कभी फ़ोन करके अरेस्ट वारंट की जानकारी नहीं देती। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा तो पुलिस घर आएगी। दूसरी बात, कोई पुलिस वाला कभी ये नहीं कहेगा कि इस केस के बारे में किसी को मत बताना। तीसरी बात, पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कभी भी व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल से पूछताछ नहीं करती। थाने बुलाती है या अपने ऑफिस में बुलाती है या फिर आपके घर आकर पूछताछ करती है। और सबसे ज़रूरी बात है, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट की बात कहता है तो तुरंत समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, फर्जी है, ठग है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को जिनको इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट की अटेम्प्ट की जाती है, उनको ये समझना चाहिए कि पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपको वीडियो के मार्फत, व्हाट्सएप के मार्फत आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। उसे वो आपके पास खुद आएगा। अगर कोई सीरियस मामला है तो खुद आएगा, और नहीं तो आपको नोटिस दे करके बुलाएगा अपने ऑफिस में, अपने पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे आप वो जा सकते हैं और चीज़ों का खुलासा कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा कि आप इस बात किसी और को ना बताएं, क्योंकि कानून में तो उल्टा लिखा हुआ है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि उसके घर का कोई अडल्ट मेंबर को सूचना दे कि आपका फलाना फलाना व्यक्ति अरेस्ट हो गया है। और जो अरेस्टेड पर्सन को ये मौका मिलता है कि अपने लॉयर को फ़ोन करके और उसे कानूनी सलाह ले सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए ताकि आप डिजिटल अरेस्ट से बचें। पिछले साल 2024 में साइबर ठगी के जरिए लोगों से 22,845 करोड़ रुपए लूटे गए। इस साल के शुरुआती 2 महीनों में 210 करोड़ की ठगी की गई, और अगर सिर्फ नरेश मल्होत्रा का केस इसमें जोड़ दिया जाए तो यह रकम 233 करोड़ हो जाती है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लूटा गया, इसका मतलब है अवेयरनेस की बहुत कमी है। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इंजीनियर्स इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ क्राइम करते हैं। कितनी बार बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर पिछले साल डिजिटल अरेस्ट में 92,000 से ज़्यादा लोग फंस गए। मेरा आपसे निवेदन है कि सावधान रहें। जल्दी से अमीर बनने के लिए किसी तरह के लालच में ना आएं। कोई आपको इस बात की धमकी दे कि आपके नाम से पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं, या आपका नाम किसी आतंकवादी हमले से जोड़कर कोई धमकाए, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं। किसी को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ना दें, ना ही किसी के साथ OTP शेयर करें, ना अपना पैसा ट्रांसफ़र करें, वरना आपको लूटकर आपका पैसा कितने अकाउंट्स में होता हुआ कहाँ कहाँ चला जाएगा आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई धमकी दे, डिजिटल अरेस्ट की बात कहे, तो अपने आसपास जो भी समझदार व्यक्ति हो उसकी मदद लें। साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 याद रखें, इस नंबर को नोट कर लें। ऐसा कोई खतरा हो तो इस पर फ़ोन करें। कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसी साइबर क्राइम को तब तक नहीं रोक सकती जब तक हम सब लोग खुद सावधान ना हो जाएं।